आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। आज फिर से तुर्की और सीरिया में चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करेंगे। सबसे पहले दोनों ही देशों के भूकंप से प्रभावित हुए इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम अभी भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक हजारों लोगों को सही सलामत निकाला जा चुका है। हालांकि इसके बावजूद इस तबाही में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 15,000 के पार पहुंच चुका है, जो एक दुखद खबर भी है, जबकि हजारों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। संकट की इस घड़ी में तुर्की और सीरिया के लिए दुनिया भर से मदद पहुंच रही है, जिसमें भारत भी आगे बढ़कर भूकंप पीड़ितों के लिए हर संभव मदद भेज रहा है। इतना ही नहीं, अब तो देश के अलग अलग हिस्सों में भूकंप पीड़ितों के लिए दुआओं और पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो चुका है। कहीं गुरुद्वारों में हुई अरदास, कहीं मस्जिदों में पढ़ी गई नमाज, कहीं बच्चों ने की सलामती के लिए प्रार्थना, तो कहीं सैंड आर्ट के जरिए की जा रही है मदद की अपील। देश के अलग अलग हिस्सों से आई ये तस्वीरें इस बात का संदेश दे रही हैं कि संकट की इस घड़ी में तुर्की और सीरिया के भूकंप पीड़ितों के साथ 140 करोड़ हिंदुस्तानी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सीरिया ते तुर्की विच भूचाल दे नाल हज़ारां कीमती जानां ਜਿਹੜੀਆਂ चले गईਆਂ। उन्हां ਜਿਹੜੇ व्यक्ति अपनी जानां गवा बैठे ने ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ गुरु चरणों च अरदास की गई है। ये तस्वीरें गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से आई है, जहां भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर से एनडीआरएफ टीम के साथ राशन, दवाइयां, कंबल, उपकरण और दूसरी जरूरी चीजों की एक और खेप तुर्की के लिए रवाना की गई। इस टीम के साथ 2 और खोजी कुत्ते भेजे गए हैं, जो इमारतों के मलबे में दबी जिंदगियों को तलाशने में एनडीआरएफ जवानों की मदद करेंगे। इस मौके पर भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और भारत में तुर्की के राजदूत फिरात सुनेल भी वहां मौजूद रहे। उसमें डॉग स्क्वाड भी है, मेडिसिन भी है, ब्लैंकेट्स भी है। तो सारे जो इस तरह की जो भी मटेरियल चाहिए वो सारे मटेरियल्स के साथ 4 व्हीलर्स, छोटा 4 व्हीलर्स जो वहां जाके ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन ये सब कर सकेंगे, इस तरह का मटेरियल के साथ जा रहे हैं। Operation Dost is a very important operation, and this is the operation of friendship. भारत के अलावा भी कई देश तुर्की और सीरिया के भूकंप पीड़ितों की मदद में लगातार जुटे हुए हैं। चाहे रात हो या दिन, रेस्क्यू का काम 24 घंटे जारी है। तस्वीरों में ही देखिए कैसे खराब मौसम के बावजूद मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए राहत टीमों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। कोशिश बस यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके, जिसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है। इसमें साफ दिखाई दिया कि इस नन्ही सी जान को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम के लोगों ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और कुछ लोगों ने मलबे के ढेर में घुसकर बच्चे को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके इन शहरों में भूकंप के 4 दिन बाद भी जिंदगियों की तलाश यूं ही जारी है। खुद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तायप एर्दोगन रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। उन्होंने आला अफसरों के साथ कई भूकंप प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों को ये भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार मदद में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हालांकि त्रासदी इतनी बड़ी है कि अभी भी हजारों लोगों को सरकारी मदद का इंतजार है। तुर्की का हताए इलाका, यहाँ पर
भूकंप का प्रभाव सबसे ज्यादा था। और जिस जगह हम यहाँ पे हैं, आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर एक भी घर नहीं बचा है। हर घर पूरी तरह से तबाह हो गया है उस भूकंप में। गाड़ियों में अपना जो सामान बचा है, केवल गाड़ियों में वो सामान रखकर जीने का प्रयास कर रहे हैं इस गांव के, क्योंकि ज्यादातर घर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। तो एक साथ लोग सड़क पर आकर अपना खाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग सड़क पर एक साथ है, बर्तन यही धुल रहे हैं, खाना यही बन रहा है और गांव के लोग एक साथ इस तरह से अपनी समस्याओं को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि जिन लोगों को बचाया गया है उन्हें राहत कैंपों में शरण दी गई है, जहां उनके खाने पीने, दवाओं और गर्म कपड़ों का इंतजाम किया जा रहा है। लोगों की जान बचाने का ये मिशन तुर्की के 10 शहरों में जारी है। उधर सीरिया में भी बड़े पैमाने पर ऐसे ही राहत और बचाव का अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी गवाही वहां के अलग अलग शहरों से आई ये तस्वीरें दे रही हैं। लेकिन आशंका ये भी जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में तुर्की और सीरिया में मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। हालांकि इस आशंका के बीच जहां भी जिंदगी की गुंजाइश थोड़ी नजर आ रही है, वहां ये रेस्क्यू टीमें देवदूत बनकर पहुंच रही हैं। तुर्की से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हालात बेहद खराब हैं। विनाशकारी भूकंप ने वहां पर सड़कें, दुकान, मकान, स्कूल, अस्पताल सब कुछ ध्वस्त कर दिए हैं। अलग अलग देशों से वहां पर मदद भी पहुंच रही है। किस तरह के हालात इस वक्त वहां पर हैं, कैसे लोग फिलहाल जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, कैसे अपनों की तलाश में वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं, मेरे सहयोगी गौरव सावंत की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। हताई की इस बहुमंजिला इमारत में अभी भी जिंदगी को बचाने की जंग चल रही है। ये एक बहुमंजिला इमारत थी, रिहायशी इमारत थी और इसमें कई लोग, 50 से 100 लोगों के फंसे होने की आशंका है। कुछ लोगों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन लगातार कोशिश हो रही है। ये जो कंबल भी ऊपर लिए गए थे, ये किसी तरह अगर इन्हें कंक्रीट के जो बड़े बड़े स्लैब जो उनमें छेद करके नीचे डाला जा रहा है, खाना और पानी अंदर डाला जा रहा है, दवाइयाँ पूछा जा रहा है कि अगर कोई आवाज आ रही है, लेकिन अभी कोई आवाज नहीं आ रही। कुछ देर पहले तक आवाज आ भी रही थी और ये रिश्तेदार है जो अपने परिजनों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों के फंसे होने की मलबे में आशंका थी, लेकिन यहाँ कंक्रीट में बार बार छेद भी किया जा रहा है अलग अलग जगहों से, लेकिन अभी तक जिन लोगों को कुछ देर पहले बाहर निकाल लिया गया वो तो निकाल लिया गया, लेकिन जैसे आप मेरे पीछे उस तरफ भी देख सकते हैं कि एक शव निकाला गया। पिता खुद रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा थे, लेकिन अब प्रयास यही कि जितनी जल्दी हो सके लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। और इसलिए अगर आप देखें तो यहाँ पर लोगों को सुरक्षित निकालने के साथ साथ उन तक सही इलाज जल्दी से जल्दी पहुंच सके, ये पूरी कोशिश हो रही है। और इसके लिए भारतीय सेना की मेडिकल टीम वहां पर पहुंच चुकी है, अस्पताल तैयार किया गया है। वहां से देखिए गौरव सावंत की रिपोर्ट। जिंदगी और मौत के बीच जंग में इस समय 20 साल की इलायदा को भारतीय सेना के अस्पताल में लाया गया है। ये भारतीय सेना का फील्ड हॉस्पिटल है यहाँ इस क्रंदन में, तुर्की में। ये बच्ची पिछले करीब 72 घंटों से मलबे में दबी हुई थी और उसको बचाया गया है। डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय सेना के डॉक्टर हैं, कमांडिंग ऑफिसर हैं फील्ड हॉस्पिटल के, और जो डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या बता सकते हैं आप इलायदा के बारे में? मैं लेफ्टिनेंट जनरल दासगुप्ता हूँ, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और ये जो बच्ची है ये हमारे पास लाई गई थी जो सर्च एंड रेस्क्यू वाली टीम है उनके द्वारा, और ये किसी बिल्डिंग में दबी हुई थी। एग्जैक्ट डिटेल्स हमें उसका नहीं पता, जबकि क्योंकि सर्च एंड रेस्क्यू वाले लाए थे। और ये हम मान सकते हैं कि करीब 3-3.5 दिन 72 घंटे से ज़्यादा ये वहाँ थी। जब ये लाई गई थी तो ये डिहाइड्रेटेड थी, शरीर में पानी की कमी थी, बीपी वगैरह काफ़ी नीचे था, इनमें कुछ शरीर में कुछ फ्रैक्चर्स वगैरह भी आए हुए थे।
तो पहले हमारे जो साथ के डॉक्टर हैं इनने इनको स्टेबलाइज किया है ना, इनका बीपी वगैरह सब नॉर्मल आया। उसके बाद हमने इनके एक्सरे वगैरह लेके अभी हम इसको आगे के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और हो सकता है और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हम इनको आगे बड़े हॉस्पिटल में है ना अडाना या आगे हम इनको रेफर कर देंगे इसके लिए। बट प्रेजेंटली ये स्टेबल है एंड अच्छा कर रही हैं। और स्टेबल है, अच्छा कर रही हैं। डॉक्टर साहब, क्या मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं आप इस तरफ यहाँ पर भी आ जाएं। इलायदा को बचाने में क्या क्या काम किया जा रहा है? कर्नल यदुवीर सिंह कमांडिंग ऑफिसर है 60 फील्ड हॉस्पिटल के। सर, यहाँ पर कितना कठिन है इस परिस्थिति में ऑपरेट करना? हम जब लोग यहाँ पे आए थे तो देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, नो वाटर सप्लाई, और ये बिल्डिंग ढूंढने में हम लोग लोकेट करने में काफी मुश्किल हुआ, जिससे कि एक जगह पे हम एक सेफ प्लेस पे अपना फील्ड हॉस्पिटल स्टैब्लिश कर सके। लेकिन लकीली यहाँ पे सारे टर्की के लोग बहुत मददगार हैं, उन्हें बहुत हमें सब तरह की सहायता प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जल्दी जैसे इसको लोकेट किया, हमने 4-5 घंटे में यहाँ स्टैब्लिश कर लिया, एंड वी अपने जनरेटर वगैरह की मदद से हमने इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर कर लिया। और अब हम लोगों ने पेशेंट्स आने शुरू हो गए। जिससे खबर मिली कि इंडियन फील्ड हॉस्पिटल आ गया है, तो बहुत स्पीड से पेशेंट्स आने शुरू हो गए अभी। तो अभी तक हम ऑलमोस्ट करीब 100 कैजुअलिटीज ट्रीट कर चुके होंगे, और एक के बाद एक। अभी थोड़ा सा लाल हुआ है, जितने सारे निकाले हमने जल्दी से, पर मोस्ट ऑफ देम हैव स्टेबलाइज्ड एंड देन सेंट अहेड। अगर आपको इस अस्पताल को दिखाएं तो दवाइयां यहाँ पर आई हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो जो आवश्यकता की जरूरतें हैं वो सामान यहाँ पर है। यहाँ पर कुल मिलाकर 13 डॉक्टर्स हैं, इनमें एक लेडी डॉक्टर भी है, और बहुत सी महिलाओं उनके लिए आ रही हैं। खाने पीने की भी व्यवस्था है जो यहीं पर की जा रही है। यहाँ पर एक छोटा सा रिसेप्शन भी इस्टेब्लिश किया गया है, और यहीं पर इलाज लोगों का करना भारतीय सेना शुरू कर रही है। आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जिसकी राजधानी लखनऊ में अब से कुछ ही घंटों बाद यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश के जाने माने उद्योगपतियों के अलावा दुनिया के भी कई निवेशक हिस्सा लेने वाले हैं। इस समिट के जरिए योगी सरकार की कोशिश राज्य में बाहरी निवेशकों को आकर्षित करना होगी। ये सजावट, ये रंगरोगन और ये सुरक्षा के इंतजाम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए यूपी की राजधानी लखनऊ सज चुकी है, और अब इंतजार देशी विदेशी निवेशकों का है, जिनका दमघट 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में लगने जा रहा है। समिट से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन्हीं तैयारियों का जायजा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब मुख्यमंत्री ने मेहमानों के आने जाने और उनके स्वागत और सुरक्षा से जुड़ी हर जानकारी अधिकारियों से ली। आर्थिक मोर्चे पर यूपी को अग्रणी राज्य बनाने के मकसद से यूपी सरकार इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 पर आएगा। जीआईएस के बाद बड़ी संख्या में उद्योगपतियों ने निवेश के प्रस्ताव दिए, उनको धरातल पर उतारेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश राज्य देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य आर्थिक मोर्चे पर बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर देश के जाने माने उद्योगपति राज्य में निवेश से जुड़ी घोषणाएं करेंगे। इनके अलावा कार्यक्रम में 41 देशों के 10,000 प्रतिनिधियों को भाग लेने के लिए बुलाया गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस समिट के पहले दिन 10, दूसरे दिन 13 और आखिरी दिन 11 सत्र होंगे। जब इतने बड़े पैमाने पर आयोजन हो रहा है और इसमें देश और दुनिया के हजारों मेहमान हिस्सा ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके रहने और खाने पीने के भी खास इंतजाम राज्य सरकार की तरफ से किए गए हैं। इसके लिए 3 टेंट सिटी बसाई गई हैं, जहां मेहमानों को 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। राज्य पर्यटन निगम की माध्यम से 3 टेंट सिटी स्थापित की गई, 250 टेंट्स की, और यह एक पूरा बहुत बड़ा टेंट्स का जमावड़ा है। इसमें 5 स्टार फैसिलिटीज दी जाएंगी। जो मेन्यू है या जो भी वहां पर भोजन की व्यवस्था होगी उसमें मिलेट्स भी, क्योंकि ये इंटरनेशनल मिलेट ईयर चल रहा है, इसलिए मिलेट्स के भी बने हुए खाद्य पदार्थ परोसे जाएंगे। इसके साथ ही साथ वहां पे स्पा की सुविधा है, वेलनेस सेंटर, सुबह सुबह योगा होगा, पंचकर्म आयुर्वेद का ट्रीटमेंट भी है, कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे शाम को।
मेहमानों के लिए बसाई गई इस टेंट सिटी में यूपी की कला संस्कृति की झलक भी दिखाई देगी। खासकर राज्य के धार्मिक स्थलों जैसे अयोध्या, मथुरा और प्रयागराज की झलक यहां नजर आएगी। गोस्वामी तुलसीदास हो या पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद अपनी रानियों के साथ राजा दशरथ या फिर ताड़का वध करते हुए राम, इन सभी को लोग देख पाएंगे अयोध्या टेंट सिटी में। ये टेंट सिटी लखनऊ में बनाई गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो मेहमान आएंगे उनको इसमें ठहराया जाएगा। खास बात यह है कि मेहमानों को ये एहसास दिलाने की तैयारी है कि उत्तर प्रदेश धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन की दृष्टि से कितना समृद्ध है, यानी कि पर्यटन की संभावनाएं भी इस आयोजन के द्वारा देखी जा रही हैं। और खास बात यह है कि निवेश और रोजगार का लक्ष्य तो रखा ही गया है, लेकिन पर्यटन को भी इससे बहुत ज्यादा उम्मीद है। यूपी पर्यटन के विभाग ने भी बड़ी तैयारी की है और ये जो टेंट सिटी बनाई गई है प्रयागराज, अयोध्या जैसे धार्मिक शहरों के नाम पर, उसमें पूरी तरह से ये फील कराने की तैयारी है इन मेहमानों को कि यहाँ पर इस तरह की समृद्ध विरासत है। देश की जीडीपी में करीब 8% का महत्वपूर्ण योगदान देने वाले उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने के मकसद से इस इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार की ओर से निवेशकों को कई तरह की छूट और सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशक देश के सबसे बड़े प्रदेश का रुख कर सके। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए जहां उत्तर प्रदेश में बड़े निवेश और रोजगार लाने का लक्ष्य रखा गया है, वहीं इससे यूपी के पर्यटन में भी इजाफा होने की उम्मीद है। इसके लिए जहां देशी विदेशी मेहमानों को अयोध्या, प्रयागराज जैसे धार्मिक शहरों के नाम पर बने टेंट सिटी में ठहराया जाएगा, वहीं उनके यूपी भ्रमण की व्यवस्था भी की गई है। यानी यहां से जब मेहमान लौट कर जाएं तो यही कहें, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से यूपी सरकार को काफी उम्मीदें हैं और इसीलिए सरकार इसके सफल आयोजन में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राज्य के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से इसी सिलसिले में खास बातचीत की मेरी सहयोगी शिल्पी ने। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, इसमें बड़े निवेश आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग को भी इससे बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि टूरिज्म को इससे बहुत बूस्ट मिलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। सर, जिस तरह से ये हो रहा है, एक बात ये देखी गई है कि टेंट सिटी बनाया जा रहा है, चाहे प्रयाग हो बनाया गया, काशी, और यहाँ भी जो अलग अलग जो व्यवस्थाएं दिख रही हैं, पर्यटन विभाग को बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो क्या आपको लगता है कि इस आयोजन के बाद पर्यटन को बूस्ट मिलेगा? देखिए, जिस तरीके से हम लोग अपनी सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारा टेंट सिटी बताया, तो काशी है, प्रयागराज है, अयोध्या है, और वहाँ सब वो वातावरण, वही सब माहौल देने का प्रयास किया गया है कि हमारी जो विरासत है उसके दर्शन करके, उसको समझ से, उससे रूबरू होके हमारा जो भी इन्वेस्टर आए, जो भी हमारे G20 में होस्ट आए, गेस्ट आए, जो भी राष्ट्राध्यक्ष आए, वो एक उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के पर्यटन के बारे में, उत्तर प्रदेश की संस्कृति के बारे में, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब के बारे में, यहाँ के लोगों का रहन सहन खान पीन के बारे में रूबरू होके जाएं। और इसके लिए हमने ये भी व्यवस्था की है कि जो हमारे विदेशी मेहमान या देश के मेहमान आएंगे, वो यदि जाना चाहेंगे काशी, जाना चाहेंगे अयोध्या या विभिन्न जो हमारे धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं, अगर वो जाना चाहेंगे तो सारी व्यवस्था हम लोग उनके घूमने की, दुभाषिए की, उनके रुकने की, खाने की, पीने की, सुरक्षा की सारी व्यवस्था हम लोगों ने एक डेस्क पे सिंगल विंडो व्यवस्था के तहत करा रखी है। कहीं भी कोई असुविधा नहीं होगी, लेकिन हमें लगता है कि ऐतिहासिक अवसर होगा जो हमारी संस्कृति से, हमारे पर्यटन की दृष्टि से एक उछाल हम लोगों को। ऐसे जो बड़े स्पॉट्स हैं, चाहे काशी हो, चाहे प्रयागराज हो या अयोध्या हो, उनके अलावा जो और जो जगह हैं, क्योंकि सरकार रिलीजियस टूरिज्म को और स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, तो उनके लिए भी आपने फोकस किया, अगर वो वहां भी जाना चाहते हैं या उनको बताया जाएगा इस बारे में कुछ अलग से पैकेज? पूरे प्रदेश में प्राकृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से और अन्य जो भी डेस्टिनेशन पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में हमारे 12 सर्किट हैं। 12 सर्किटों में जिन सर्किट पर वो जाना चाहेंगे, जिस डेस्टिनेशन पर जाना चाहेंगे, वहाँ का पूरा पैकेज उनके लिए तैयार है, पूरा सारी व्यवस्था तैयार होंगी, कोई असुविधा नहीं होने दिया है। हमारा प्रयास होगा कि हमारा एक एक मेहमान पर्यटन की दृष्टि से, हमारी संस्कृति की दृष्टि से यहाँ से रूबरू होके जाए, इसका आनंद लेके जाए और जाकर के हमारे एक एम्बेसडर के रूप में
एक हमारे प्रचारक के रूप में अपने देश में जाकर के उत्तर प्रदेश के बारे में बेहतर अनुभव लेके जाए। तो यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साथ साथ G20 सम्मेलन के मेहमान भी आएंगे। ऐसे में इन मेहमानों की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा पहलू है और इसी सिलसिले में यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बात की हमारे सहयोगी संतोष कुमार ने। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की जा रही है, जिसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। किस तरीके की सुरक्षा के इंतजाम है, हमारे साथ बात करने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी हैं। किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम हैं? प्रधानमंत्री और समेत तमाम वीवीआईपी लखनऊ पहुंचेंगे। इसको लेके व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लखनऊ में की गई है। जो ट्रैफिक इत्यादि का डाइवर्शन है, इसके लिए सभी को, पब्लिक को पहले से ही जागरूक किया जा चुका है तथा इस दौरान आम जन को कोई कठिनाई न हो, इसके भी पूरे प्रयास किए गए हैं। इसके लिए सभी तरह की उपकरण और मानव संसाधन लखनऊ पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं। इस संबंध में बार बार मीडिया के माध्यम से भी लोगों को अवगत कराया जा रहा है। हमारी जो विशेषज्ञ टीमें हैं स्टेट में, जैसे कि एटीएस, एसटीएफ, उनका भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारी केंद्रीय एजेंसियां हैं, उनके साथ भी हमारा लगातार संपर्क बना हुआ है। हमारा प्रयास है कि जो मेहनत पिछले लगभग 5.5-6 साल में पुलिस विभाग ने की है और यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा माहौल तैयार किया है, उसको हम सबसे अच्छे रूप में पेश करें, जिससे कि अधिक से अधिक निवेश उत्तर प्रदेश में आ सके। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए लखनऊ पुलिस को उनके जनशक्ति के अतिरिक्त लगभग 28 आईपीएस अफसर, 68 पीपीएस अफसर तथा 5,500 अन्य पुलिसकर्मी दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त 30 कंपनी पीएससी और पैरामिलिट्री भी उनको मुहैया कराई गई है, जिससे कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संपन्न हो सके। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लाखों करोड़ों के एमओयू साइन होने की उम्मीद की जा रही है। हजारों की संख्या में आने वाले उद्योगपति, डेलीगेट्स और मेहमानों के लिए खाने का भी विशेष इंतजाम यहां पर किया गया है। मुख्य कार्यक्रम स्थल और टेंट सिटी दोनों ही जगह पर अवध, पूर्वांचल, राजस्थानी, पंजाबी, मुगलई के अलावा लखनऊ के खास व्यंजन भी परोसे जाएंगे। खाने की तैयारियां किस तरह की वहां पर की गई है, देखिए अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के जहां सरकार ने पूरी तैयारी की है, उसके साथ ही साथ में खास तौर पर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के जायके और स्वाद के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण होगा, यह आज हम आपको बताएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में लगातार इसको लेकर के तैयारियां पहले से चल रही थी और लखनऊ जो कि राजधानी है, यहां पर खास तौर पर जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, वृंदावन योजना वहां पर, और इसके साथ ही साथ टेंट सिटी जहां पर तमाम डेलीगेट्स, तमाम मेहमान रुकने जा रहे हैं, वहां पर खाने का क्या कुछ इंतजाम है वो आज हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश अपने खान पान के लिए जाना जाता है। अवध से लेकर के पूर्वांचल, पश्चिमांचल और इससे जुड़े तमाम जितने राज्य हैं, वहां के अपने अलग अलग जायके हैं। लेकिन यहां पर आने वाले डेलीगेट्स को क्या कुछ परोसा जाएगा, जो उद्योगपति यहां पर आ रहे हैं वो लखनऊ के मिजाज और उत्तर प्रदेश के खान पान को किस तरीके से आप उसका स्वाद चख सकेंगे, ये सब हम जानेंगे। और इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कितनी तैयारी लगी है और कौन कौन से जायके हैं जो उद्योगपतियों को यहाँ पर परोसे जाएंगे। इस सब में बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे यहाँ के हेड शेफ, जो कि हमारे साथ आज पूरी जानकारी आपको देंगे कि कैसे ये तमाम तैयारी की गई है। आपका नाम बताएं। सर, मेरा नाम मुनीर है। आपका नाम? याकुल है। मुनीर और राकुल हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीर जी, ये बताइए कि सबसे पहले तौर पर हमारे दर्शकों के लिए क्या क्या चीजें रहेंगी, क्विजीन किस तरीके का है, मोटे तौर पर अगर समझा जाए तो जितने डेलीगेट्स, जितने मेहमान आएंगे उन्हें क्या कुछ आप परोसने वाले? बेसिकली हमारा जो हमने बेस जो रखा है, हमने अवधी फूड ज्यादा रखा है, इंडियन फूड ज्यादा रखा है, क्योंकि हमारा यूपी के अंदर ये हो रहा है कॉन्सेप्ट, क्योंकि डेलीगेशन सारे आउट ऑफ इंडिया से आ रहे हैं पूरे के पूरे। तो कुछ कुजीन हमने उनके हिसाब से भी रखी है, और वैसे हमने जो ज्यादातर खाना जो रखा है अवधी, राजस्थानी और अपना इंडियन और मुगलई, इस तरह की हमने कुजीन रखी है। आज अब उसी तरीके से हमने सर्व भी की है सारी की सारी कुजीन। कितनी तैयारी है कि लगभग कितने डेलीगेट्स की आप तैयारी एक एक जगह पर कर रहे हैं और फोकस किस पर है कि मुख्यतः इस तरीके का जायका?
सर फोकस हमारा सा ज़्यादातर हमारा अपनी लखनऊ की जो हमारी फेमस डिश हैं जैसे गलोटी कबाब विद पराठा है और नवाबी अपनी टुंडे के कबाब है, इन पे हमने ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि हम बेसिक यहाँ का दिखाना चाहते हैं। वैसे तो हमारा सारा है ही है, कुजिन सारी टोटल चल ही रही है, पर हम ज़्यादातर अपना अवधी फूड को यहाँ पे शो कर रहे हैं। जो पतिया है वो लखनऊ का जायका जरूर से चखें, अपना देखें कि हमने ये चीज़ यहाँ पे खाई है, यहाँ की स्पेशल है। और बाकी कुजीन भी है, बाकी कुजीन को भी हमने अपना शामिल किया हुआ है उसके अंदर, और पर डे उसको हम चेंज भी कर रहे हैं। और बात करते हैं मध्य प्रदेश के दिल इंदौर की। इंदौर को हम सभी क्लीन सिटी के तौर पर जानते हैं, लेकिन अब इंदौर के नाम एक और रिकॉर्ड बनने वाला है। ग्रीन सिटी बनने की पहल में इंदौर नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड जारी कर दिया है, जो इस शहर को पानी के संकट और पर्यावरण दोनों से मुक्ति दिलाने वाला है। यानी 27 रुपए प्रति लीटर का पानी पी रहे इंदौरियों के लिए सरकार ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाली है। इस बॉन्ड से जो पैसा आएगा उससे 60 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जाएगा, जिससे नगर निगम को सालाना 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत की उम्मीद है। तो क्या है पूरी परियोजना और कैसे ये बॉन्ड डबल फायदा करने वाला है, देखिए जरा। ये शहर लगातार 6 साल से सफाई के मामले में छक्का लगाने वाला मध्य प्रदेश का दिल इंदौर है। इंदौर देश की नंबर 1 क्लीन सिटी के नाम से मशहूर है। अब एक और खिताब इंदौर के नाम होने वाला है। जल्द ही इंदौर ग्रीन सिटी बनने जा रहा है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इंदौर ने कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने के लिए कमर कस ली है और ग्रीन सिटी के लिए पहला कदम ग्रीन बॉन्ड के जरिए आगे बढ़ा दिया है। इंदौर नगर पालिक निगम और इंदौर स्मार्ट सिटी मिलकर के जो ये ग्रीन बॉन्ड का पब्लिक इशू जारी कर रहे हैं, ये एक ग्रीन इनिशिएटिव है और इसका उद्देश्य ये है कि हम अपने जो वाटर सप्लाई के जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर हैं उसको कम करने के लिए, उसको ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट करने के लिए, जो अभी परंपरागत एनर्जी पर है उसको शिफ्ट करने के लिए 60 मेगावाट का एक प्लांट ला रहे हैं और उसी के रेवेन्यू रियलाइजेशन के लिए ये बॉन्ड इशू किया जा रहा है, जिसका बॉन्ड साइज 244 करोड़ का होगा। और ये बॉन्ड की ओपनिंग जो डेट्स हैं वो 10 से 14 फरवरी के बीच में 3 वर्किंग डेज में रखी गई हैं। इंदौर को ग्रीन सिटी बनाने के लिए जरूरी है कार्बन उत्सर्जन को कम करना, यानी बिजली बनाने के लिए सोलर पैनल का विकल्प अपनाना। इसके लिए इंदौर नगर निगम ग्रीन बॉन्ड लेकर आ रहा है। देश में ग्रीन बॉन्ड लाने वाला ये पहला नगर निगम है और इस बॉन्ड के जरिए जलूद जल संयंत्र पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की परियोजना है। अधिकारियों के मुताबिक ग्रीन बॉन्ड से सोलर प्लांट के लिए 244 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। ये बॉन्ड हम इसलिए ला रहे हैं या ये बॉन्ड इसलिए जारी किया है कि जलूद में जो हमारा वाटर पंपिंग का स्टेशन है, जहाँ से मां नर्मदा जी को अपलिफ्ट कर कर इंदौर लाया जाता है, वहाँ उस प्लांट को चलाने के लिए करीब 25 करोड़ रुपए महीने का बिजली का खर्चा होता है। उसको कम करने के उद्देश्य से ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ये बॉन्ड लाकर सोलर प्लांट लगाने का हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसके टेंडर्स हम इशू कर चुके हैं। इंदौर की इस बिजली खपत को कम करने की परियोजना पर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने इंदौर के मेयर से भी बात की। इंदौर वैसे भी जनभागीदारी की नगरी है, इसलिए इंदौर ने ये तय किया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में इंदौर एक नवाचार करे, पब्लिक पार्टिसिपेशन का एक नया एग्जाम्पल दे, स्पेशली तब जब हमारे शहर का बिजली का बिल पानी को इंदौर लाने में मां नर्मदा जी जलूद से पंप कर कर इंदौर लाई जाती हैं, तो पंपिंग स्टेशन पर जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आता है वो आता है लगभग 25 करोड़ रुपए महीने का, जो कि साल का हो जाता है 300 करोड़। तो स्वच्छता में हम नंबर 1 हैं, वाटर प्लस सिटी हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से हमारा ट्रीटेड वाटर खेतों को सिंचाई के लिए उपयोग हो रहा है। पर ये जो बिजली का बिल था ये कहीं ना कहीं हमको कष्ट देता था, तो इसको कम करने के प्रयास से, इसको कम करने के उद्देश्य से हमने ये तय किया कि जलूद में हम सोलर प्लांट लगाएं। तो एक 60 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने का जो हमने निर्णय किया, उसको लगाने में जो खर्चा लगेगा वो हम पब्लिक पार्टिसिपेशन से ले रहे हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन मतलब जनता से पैसा लेकर, पब्लिक इशू लाकर
बॉन्ड इशू करके पैसा इकट्ठा करेंगे। अभी सामान्यतः हम फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो करीब 7.25-7% का रिटर्न हमको मिलता है। हम जनता को 8.25% का रिटर्न हाफ ईयरली इसमें देने वाले हैं। तो ये देश का पहला बॉन्ड है जो ग्रीन एनर्जी के लिए कोई अर्बन लोकल बॉडी लेकर आ रही है। तो ग्रीन एनर्जी जनरेट करने के लिए, ग्रीन एनर्जी सेव करने के लिए ये हम बॉन्ड ला रहे हैं, इसलिए ये ग्रीन बॉन्ड है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।